सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। मैं प्रशांत पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पी आर नॉलेज सेंटर में। तो फ्रेंड्स, लूसेंट की इस वीडियो की सीरीज में मैं आपको आज बताने वाला हूं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, गुप्त साम्राज्य के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर गुप्त साम्राज्य का उदय कहां से हुआ। तो गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ये पॉइंट नोट करने लायक है फ्रेंड्स कि गुप्त साम्राज्य का उदय कहां से हुआ। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। अब अगर बात करें गुप्त साम्राज्य का अगर संस्थापक कौन था, तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। इसके बाद हम बात करते हैं अगर इनके शासन काल की कि इन्होंने कितने वर्षों तक गुप्त साम्राज्य में शासन किया। तो श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य में शासन किया था। अब जो मैं आपको इस संस्थापक जो श्रीगुप्त बार बार नाम बता रहा हूँ, इसके अलावा भी इन्हें किसी और नाम से संबोधित किया जाता था और इसका प्रमाण मिलता है हमें प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में मिलता है। इन्हें पूना ताम्रपत्र अभिलेख में जो प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र अभिलेख था, उसमें श्रीगुप्त को आदिराज कहकर संबोधित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी की। तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी होता है कौन? घटोत्कच। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है? घटोत्कच। जो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को संभालता है या गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठता है और 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासन संभालता है। अब जैसा कि मैंने इसके पहले आपको अभी बताया कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ? श्रीगुप्त। अब इस हिसाब से गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक किसे होना चाहिए? श्रीगुप्त को होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त है, इसीलिए इसे श्रीगुप्त को प्रथम शासक बताना चाहिए। लेकिन प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है या उन अभिलेखों में यह बताया गया है कि जो घटोत्कच है वह गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक था। उन अभिलेखों में यह लिखा गया है कि घटोत्कच गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक था। इसके अलावा उन अभिलेखों में यह भी लिखा गया है कि आखिर घटोत्कच का जो साम्राज्य था वह कहाँ तक विस्तारित था। घटोत्कच साम्राज्य कहाँ तक इसका विस्तार इसने किया था। तो घटोत्कच ने अपने साम्राज्य का विस्तार केवल मगध तक ही सीमित रखा था। मगध के आगे घटोत्कच का कोई साम्राज्य नहीं था या गुप्त साम्राज्य का मगध के आगे कोई भी विस्तार नहीं था, यह मगध तक ही सीमित था। अब इसके बाद हम बात करते हैं घटोत्कच के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है कि घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन होता है? चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठते हैं। अब यहाँ से इन्हें चंद्रगुप्त प्रथम जो होते हैं ये अपने वंशावली में पहले स्वतंत्र शासक और महान सम्राट कहलाए। अब यहाँ पे मैंने दो शब्द कहे, पहले स्वतंत्र शासक और पहले महान सम्राट। आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा, तो इसके बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो पहले महान सम्राट तो थे ही, और ये क्यों कहलाए और ये पहले स्वतंत्र शासक क्यों कहलाए? तो ये पहले स्वतंत्र शासक इसलिए कहलाए क्योंकि इसके पहले जितने भी गुप्त साम्राज्य के शासक हुए हैं, जैसे कि श्रीगुप्त और घटोत्कच, ये जितने भी शासक हुए हैं ये सब स्वतंत्र शासक नहीं थे। ये पहले सामंत हुआ करते थे। सामंत अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि दिया करते थे और अपने आप को महाराज घोषित कर लिया करते थे और अपने नीचे काम कराया करते थे जिनसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से। जैसे कि मैंने बताया कि श्रीगुप्त और घटोत्कच जो थे ये सामंतों के अधीन रहकर काम करते थे और एक तरह से जैसे हम कह सकते हैं कि अभी जैसे हमारे पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, हेड होता है, प्रधानमंत्री जैसे हो गया और उसके नीचे फिर राज्यों के बारे कार्यभार जो संभालता है वो मुख्यमंत्री हो गए। उसी प्रकार श्रीगुप्त और घटोत्कच भी एक छोटे से राज्य को संभाला करते थे, किसके अधीन? सामंतों के अधीन, और सामंतों के ही आदेशों का पालन करते थे और उन्हीं के देख रेख में शासन संभालते थे। अब इसीलिए मैंने कहा चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वह स्वतंत्र शासक थे, क्योंकि इन्होंने इस शासन व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया था और स्वयं का साम्राज्य विकसित किया था। और इस साम्राज्य को विकसित किया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने, और इसी कारण ये महान सम्राट भी कहलाए थे। अब अपने स्वयं का साम्राज्य तो विकसित कर लिया और इसका और विस्तार करने के क्रम में इन्होंने एक कदम उठाया। लिच्छवी की राजकुमारी
कुमार देवी से विवाह करके। लिच्छवी की राजकुमारी कौन है फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। लिच्छवी की राजकुमारी कौन थी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी थी। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह कर लिया और लिच्छवी को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इससे उनका साम्राज्य और भी विस्तारित हो गया और इसके बाद इन्होंने एक उपाधि भी धारण की थी, महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि गुप्त वंश में जितने भी शासक होंगे आगे, या जितने भी शासक इसके बाद जितने भी राजवंश आएंगे, जितने भी वंश आएंगे, उन सभी के शासकों में एक उपाधि धारण करने का ट्रेंड सा चल जाता है। यानी कि कोई भी अगर अच्छा काम करता है या कोई भी काम करता है अच्छा, या कोई लड़ाई जीत के आता है, या कोई विक्ट्री जीत के लड़ाई को विक्ट्री करके आता है, उन फिर अपने आप को एक उपाधि देते थे, उपाधि धारण करते। तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ये पॉइंट आप नोट कर लें। इसके बाद अब बात करते हैं कि इसका शासन काल कब तक चला। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन काल 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक था। इसने इस शासन काल के दौरान एक सम्मत भी जारी किया था जो गुप्त सम्मत के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट करेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस सम्मत की शुरुआत की थी, तो वह था गुप्त सम्मत। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सम्मत की शुरुआत की थी। इसके बाद हम आ जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। फ्रेंड्स यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, जो कि 335 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के राजगद्दी पर बैठता। अब समुद्रगुप्त जो था यह अपने पिता से भी महान शासक, प्रतापी शासक और यशस्वी शासक सिद्ध होता है, क्योंकि इसके पिता ने जितना अपने साम्राज्य का विस्तार किया था उससे भी कहीं अधिक विस्तार समुद्रगुप्त ने अपने गुप्त साम्राज्य का किया था। इसे विस्तार के क्रम में समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था और इन सभी शासकों के राज्यों को अपने गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। यहाँ से याद रखने वाली बात यह है कि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था और इन्हीं विजयों के कारण, इन्हीं विक्ट्रियों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो तो मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि यह इसने आर्यवर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के अलावा इसे कविराज कहकर भी पुकारा जाता था, क्योंकि इसे गाने बजाने का भी थोड़ा बहुत शौक था। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि गुप्त वंश में जितने भी राजा होते हैं, इसके आगे जितने भी राजा थे, उन सब में उपाधि धारण करने का एक ट्रेंड सा चल रहा था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जैसे महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, उसी प्रकार अब समुद्रगुप्त भी उपाधि धारण करता है। और फ्रेंड्स एक नहीं बल्कि ये तीन उपाधियां धारण करता है। यह अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इन्हें ये तीनों उपाधियों को अलग अलग भी पूछ सकता है, जैसे कि विक्रमांक की उपाधि किसने धारण की, या परम भागवत की उपाधि किसने धारण की, या अश्वमेधकर्ता की उपाधि किसने धारण की। तो ये तीनों उपाधियां समुद्रगुप्त ने धारण की थी। इसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक बना समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ी और बातें जान लेते हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त जो था वह विष्णु का उपासक था और इसके साथ साथ संगीत प्रेमी भी था। अब विष्णु का उपासक था और संगीत प्रेमी था, ये आखिर पता कहाँ से चलता है, तो समुद्रगुप्त ने जो अपने राज्य में अपने शासनकाल में कॉइन जारी किए थे, सिक्के जारी किए थे, उनके पीछे इन्होंने समुद्रगुप्त ने अपना वीणा बजाते हुए चित्र का अंकन कराया था। यहीं से पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी रहा होगा। अब समुद्रगुप्त के दरबार में एक हरिसेन नाम के राजकवि हुआ करते थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। अब हरिसेन कौन थे, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी पर। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड होते हैं, जो कि 380 ईस्वी में गुप्त राजवंश की राजगद्दी पर बैठते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनता है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन होता है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड होता है,
जो कि 380 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठता है। और इसके शासनकाल में ही चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी बौद्ध यात्री फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। और इसके शासनकाल में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उनमें से कुछ ही महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने आपको एक तो बता दी, जो चीनी बौद्ध यात्री फाहियान था वो इसी के शासनकाल में भारत आया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट घटना ये थी कि इसने उज्जैनी और पाटलिपुत्र को विद्या का केंद्र बना दिया था। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उज्जैनी और पाटलिपुत्र को विद्या का केंद्र किसके शासनकाल में बनाया गया या किसने बनाया, तो वो था चंद्रगुप्त सेकंड। अब चंद्रगुप्त सेकंड के उत्तराधिकारी पर हम चलते हैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी होते हैं कुमारगुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त। कुमारगुप्त फर्स्ट को गोविंद गुप्त नाम से भी जाना जाता है। अब गोविंद गुप्त के समय की महत्वपूर्ण घटना यह थी कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। तो यहाँ से बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त ने की थी, जिन्हें गोविंद गुप्त नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम चलते हैं कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त में। तो स्कंदगुप्त जो होते हैं 454 ईस्वी में शासन संभालते हैं गुप्त साम्राज्य का, और 467 ईस्वी तक इसका शासन संभालते रहते हैं। तो इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी कि इन्होंने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है फ्रेंड्स कि गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया, तो वह थे स्कंदगुप्त, जो कि कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी थे। और कुमारगुप्त का शासनकाल जो था वह 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक चलता है। और इसके स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक इसे संभालते हैं। और स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही एक और महत्वपूर्ण घटना होती है। इसी के शासनकाल में हुरों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य में आरंभ हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हुरों का आक्रमण किसके शासनकाल से आरंभ हुआ। तो हुरों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल से आरंभ हुआ। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक की, जो कि कौन थे, विष्णुगुप्त थे। तो गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक होता है विष्णुगुप्त। तो फ्रेंड्स आज के इस गुप्त साम्राज्य के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है इसलिए इस टॉपिक को मैं आपको 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो पहले पार्ट में आज के पार्ट में इतना ही, और नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद गुप्त साम्राज्य के आगे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही।